नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वाच्य, यानी कि वॉइस। ये क्या होते हैं वाच्य? आपने देखा होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, अभी हम जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सबसे मेन आपका अगर प्रश्न कोई आता है हिंदी व्याकरण से तो वो है वाच्य या वाच्य परिवर्तन या वाक्य या वाक्य परिवर्तन। और बाकी आपको पता ही है जो प्रश्न आपके पत्र आते हैं, प्रश्न पत्र किस तरह से आपने लिखना है, यहाँ पर प्रार्थना पत्र। तो वाच्य को आज हम पढ़ेंगे और वाच्य मुझे लगता है क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप सभी ने वाच्य टॉपिक क्लास 9th में भी पढ़ा है क्योंकि क्लास 9th में भी ये आपके सिलेबस में होता है। तो वाच्य अर्थात बोलने का विषय, वाच्य अर्थात बोलने का विषय। तो क्या होता है वाच्य, पहले यहाँ पर देख लीजिए। एक तरह से कुछ वाक्य मैं आपको यहाँ पर लिखती हूँ। मोहन पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। संतोष द्वारा, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। सीमा से गाया नहीं जाता। सीमा से गाया नहीं जाता। अब मैंने आपको बताया कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब आप यहाँ पर दिए गए जितने भी वाक्य हमने दिए हैं इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर वाक्य जो है वाक्य की जो क्रियाएं हैं, आप देख सकते हैं वाक्य की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग रूपों में है। पढ़ता है, खेला जाता है, सीमा से गाया नहीं जाता। वाक्य की तीनों क्रियाएं, पुस्तक पढ़ता है, खेला जाता है और नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्रियाएं तीनों क्या है, अलग अलग है। तीनों ही क्रियाएं अलग अलग है। तो इस तरह से पहली आपकी क्रिया है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो क्या ये क्रिया आपको क्या बता रही है? क्रिया आपको क्या बता रही है? क्रिया आपको बता रही है कर्ता के विषय में। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया जो है वो किसके आधार पर है? कर्ता के आधार पर। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देख सकते हैं संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है तो आप देख सकते हैं संतोष यहाँ पर क्या है? कर्ता है। संतोष क्या है? करता है। लेकिन यहाँ पे कहा है संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, यानी कि ये जो क्रिया है वो संतोष को नहीं यहाँ पर दिखा रही है, ये क्रिया दिखा रही है यहाँ पर कर्म को। ठीक है, क्रिया किसको दिखा रही है? कर्म को दिखा रही है। यानी कि पहला वाक्य जो है क्रिया, पहले वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर है, दूसरे वाक्य में जो क्रिया है वो आपकी किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। और इसी प्रकार सीमा से गाया नहीं जाता। सीमा से
गाया नहीं जाता। तो गाया नहीं जाता, चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या है? गाया नहीं जाता, ये एक भाव है। ठीक है, तो यहां पर क्रिया उसके आधार पर लिखी। तो आपने देखा कि तीनों वाक्यों में, अभी हम इसको वाक्य पढ़ेंगे, तीनों जो वाक्य हमने लिखे हैं, तीनों वाक्यों में क्रिया जो है क्या है, वो अलग अलग, यानी कि कहीं पे आपके कर्ता के आधार पर है, कहीं पे आपके कर्म के आधार पे है, कहीं पे आपके भाव के आधार पर है। यानी कि क्रिया बता रही है कि इन वाक्यों में बोलने का विषय क्या है, इन वाक्यों में बोलने का विषय क्या है। क्या बता रही है क्रिया? बोलने के विषय के बारे में बता रही। जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर मोहन जो है बोलने का विषय है, यानी कि क्रिया जो है मोहन के आधार पर है। ठीक है, इस तरह से संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो क्या हमारी यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में कर्ता प्रधान है, पहले वाक्य में कर्ता प्रधान है, पूरे वाक्य में मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया जिसके आधार पर होगी उसकी उसी की प्रधानता होगी। तो पहले वाक्य में मोहन प्रधान है, यानी कि कर्ता प्रधान है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है। तीसरे वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है। यहाँ पर कहा है गाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो यानी कि यहाँ पर भाव की प्रधानता है। तो क्या परिभाषा बनेगी हमारे वाक्य की? देखिए, परिभाषा किसकी? वाच्य की। वाच्य किसे कहते हैं? तो अब हम वाच्य की परिभाषा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। वाक्य और वाच्य में, ठीक है, वाक्य और वाच्य। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाच्य। क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य पढ़ रहे हैं। वाक्य हम अपना टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, और क्योंकि ये दोनों आपके टॉपिक जो हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसीलिए हम अपने वाक्य टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे। जो वाक्य है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक लिखिएगा वाच्य। देखिए, कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना है। तो अब हमने यहाँ पर क्या बताया कि अब हमें यहाँ पर क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? अभी हमें यहाँ पर पढ़ के हमें ये क्लियर हुआ कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, कर्ता, कर्म या भाव, एक तरह से कि यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के आधार पर, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे
वाच्य कहते हैं। यानी कि हमें कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, जिससे इस बात का पता चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बताया कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी कि कौन यहाँ पर मुख्य है। तो अब देखिए वाच्य के भेद, वाच्य के भेद हमने यहाँ पर 3 चीज बताई, कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव, तो इसी के आधार पर, यानी कि हमने देखा कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर क्रिया के भेद भी बनाए। ठीक है, तो पहला भेद क्रिया का कृतवाच्य। ठीक है, पहला भेद कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, किसके आधार पर, कि अगर जहां पर कर्ता की प्रधानता हो उसको कृतवाच्य, जहां पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य, जहां पर भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वाच्य के भेद क्लियर किए। अब देखिए 3 भेद हमें क्लियर हो चुके हैं वाच्य के, यानी कि वाक्य में बोलने का विषय क्या है, एक तरह से वो हमें क्लियर हुआ। तो अब हम इनको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कृतवाच्य को लेंगे कि कृतवाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है कृतवाच्य। तो परिभाषा आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कृतवाच्य की, बिल्कुल परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी है कृतवाच्य की। क्या परिभाषा बताई कृतवाच्य की अभी अभी हमने, कि जहां पर वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के आधार पर होती है, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर पूरा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं, अर्थात जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है, कृतवाच्य कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, देखिए, यानी कि बोलने का, इसके आगे आप ये लिख सकते हैं, यानी कि बोलने का मुख्य विषय, अर्थात बोलने का मुख्य विषय कर्ता हो। ठीक है, ये भी आप यहां पर
लिख सकते हैं कि जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात बोलने का मुख्य विषय कर्ता होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सोनल कपड़े सी रही है। ठीक है, रोहन खाना खा रहा है। सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। ठीक है, सोनल कपड़े सी रही है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो क्रिया है वो किसके आधार पर है, किसके आधार पर प्रयोग की गई है, यहाँ पर सीधे कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई है। और कर्ता कौन है, कर्ता है सोनल, यानी कि सोनल क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और बिल्कुल उसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया लिखी गई है, यानी कि सोनल कपड़े सी रही है जो आपकी क्रिया है वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है ना, तो यही चीज हम यहाँ पर बताते हैं कि क्रिया के जो लिंग वचन होते हैं और वो सब कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें आप एक और लाइन लिख सकते हैं कि इसमें क्रिया के जो भी लिंग वचन होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रोहन खाना खा रहा है, रोहन खाना खा रहा है, रोहन खाना खा रहा है। रहा है आप शब्द देख सकते हैं, जो क्रिया है वो किसके आधार पर लिखी गई है, वो रोहन यानी कि कर्ता के आधार पर लिखी गई है। रोहन यानी कि कर्ता के आधार पर, अर्थात जो क्रिया के लिंग वचन पुरुष हैं वो सब किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर है। तो रोहन आपका पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही एग्जाम्पल जो है बिल्कुल यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है वो साफ साफ तौर पर कर्ता के आधार पर हो रही है, यानी कि क्रिया के लिंग वचन सब किसके आधार पर है, कर्ता के आधार पर है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं, अब ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एक बार पढ़ लेते हैं कि जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात बोलने का मुख्य विषय कर्ता होता है। और एक लाइन और लिख सकते हैं, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्योंकि ये आपके हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। अब हम दूसरा अपना पार्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, जो है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, बिल्कुल अब आपको कर्मवाच्य बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि जहां जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जिसमें क्रिया का सीधा संबंध, पूरी लाइन लिख सकते हैं कि कर्ता से ना होकर कर्म से होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर
कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के जो भी लिंग वचन होंगे वो किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। अर्थात बोलने का जो विषय होगा वो क्या होगा? कर्म होगा। यानी कि बोलने का विषय क्या होगा? यहाँ पर क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कौन होगा? अर्थात क्रिया द्वारा कही बात का मुख्य विषय, क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्म होता है। कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से होता है, अर्थात क्रिया द्वारा कही बात का मुख्य विषय यहाँ पर कर्म होता है। यानी कि क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर लिखी जाएगी। शुरुआत में ही जो एग्जाम्पल दिए थे उसी में मैंने आपको बताया था कि जितने भी वाक्य होते हैं आपको सारे वाक्य एक जैसे नहीं मिलते। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए और उनमें आपने देखा कि किसी में जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर है, किसी में जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर है, किसी में जो क्रिया है वो वाक्य में कहे गए भाव के आधार पर है, ना तो कर्ता के आधार पर ना ही कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य विषय है वो है कर्म। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल होंगे इसके, कैसे आप इसको बताएंगे कि यहाँ पर जो है कर्म की प्रधानता है। कैसे आप यहाँ पर बताएंगे? देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। रवि से भोजन किया जाता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नानी द्वारा कहानी, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर नानी जो है वो कर्ता है। ठीक है, लेकिन नानी द्वारा यानी कि नानी को यहाँ पर पीछे कर दिया, अब उनके कर्म को यानी कि जो कहानी वो सुना रही है उसको आगे कर दिया, यानी कि नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब जो क्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सीधे सीधे कर्म के आधार पर लिखी गई है, कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, तो कहानी क्या है? शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी आपका स्त्रीलिंग और एक वचन है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर कर्ता का कोई काम नहीं है, यानी कि कर्ता को सेकेंडरी बना दिया है। प्राइमरी यानी कि बोलने का विषय जो है, प्रधानता जो है वो कर्म की है। ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अब उनके कर्म को कहानी सुनाए जाने को पहले यहाँ पर क्लियर किया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, रवि से भोजन किया जाता है। रवि से भोजन किया जाता है, तो जो यहाँ पर रवि से भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए सुनाई जाती है और किया जाता है। कर्म किसके आधार पर है? यहाँ पर कर्म कर्ता के आधार पर ना होकर यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर है, यानी कि भोजन एक तरह से पुल्लिंग शब्द है और उसी तरह से यहाँ पर क्रिया भी लिखी गई है कि जाता है, भोजन किया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य में बोलने का विषय है कर्म और क्रिया बिल्कुल उसी के आधार पर लिखी गई है। क्लियर हुआ? काफी इजी है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं, अभी आपको ध्यान से देखना होगा कि वाच्य होते क्या है, उसके बाद वाच्य के जो एक तरह से भेद होते हैं, जो वाच्य की विशेषताएं होती हैं कि कौन सा वाच्य किस तरह से हम पहचानेंगे कि कृत वाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में क्या होता है, भाव वाच्य में क्या होता है, उनकी विशेषताओं को समझेंगे और उसके बाद आप वाच्य परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना? तो ये हम शुरू करते हैं। रवि से भोजन किया जाता है। नंबर 3 अब हमारा आता है भाव वाच्य। ठीक है, नंबर 3 है भाव वाच्य। अब ये बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, आपको इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब आपको दो जो है यानी कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब आसानी से आप भाववाच्य की परिभाषा को लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, आप लिखेंगे इस क्रिया का संबंध इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और, ठीक है, ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से है, कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से है। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो आपका कर्ता प्रधान है और ना ही आपका कर्म प्रधान है, ना तो आपका कर्ता प्रधान है और ना ही आपका कर्म प्रधान है। यहाँ पर आपका जो वाक्य में भाव, जो वाक्य में आपका भाव आता है वो भाव आपका यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, यानी कि इसमें क्रिया, इसमें जो क्रिया होती है, देखिए जो आपकी कर्ता और कर्म है, इसमें जो आपकी क्रिया होती है, अगर कर्ता में है तो क्रिया कर्ता के आधार पर होती है, और अगर आप कर्म पढ़ रहे हैं तो क्रिया जो है कर्म के आधार पर होती है। यानी कि क्रिया के लिंग वचन जो होते हैं वो सब कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर होते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है, तो इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है। कैसी होती है? क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है और एक वचन। ठीक है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है और एक वचन में होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, तो इसमें केवल भाव की प्रधानता है, तो क्रिया जो होगी वो हमेशा पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल देखिए, शुरू में हमने बताया था उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। नीलम से
लिखा नहीं जाता। तो इसमें एक चीज और आपने बहुत ही ज्यादा मेन चीज आपने देखनी है। देखिए, आपने दो एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि उससे पढ़ा नहीं जाता, नीलम से लिखा नहीं जाता। तो अब आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि दोनों वाक्य कैसे हैं, निषेधार्थक हैं, यानी कि निषेध प्रकट कर रहे हैं, नहीं का बोध करा रहे हैं। तो भाववाच्य में ज्यादातर वाक्य क्या होते हैं, निषेधार्थक होते हैं। लिख लीजिए इसको, भाववाच्य में, देखिए भाव वाच्य में ज्यादातर या भाववाच्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं। भाववाच्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो भाववाच्य होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर जाना। जैसे सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी यहाँ पर वाच्य की, उसके बाद हमने वाच्य के भेद यहाँ पर बताए, और तीनों भेद लगभग हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आपका होमवर्क है कि आप आज जितना भी पढ़ा है, टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम वाच्य परिवर्तन से संबंधित टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का आप जितना पढ़ा उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि यही जो टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। क्योंकि वाच्य परिवर्तन के लिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वाच्य क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं ये पता होना चाहिए, और सभी भेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आज के सेशन आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।